हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द यूनिक स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीव विज्ञान, उनके क्वेश्चन करने वाले हैं और देखेंगे आप अच्छी लेवल के क्वेश्चन हैं जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए हैं। आप देख सकते हो आरआरबी जेई में आया हुआ है ये पेपर एंड अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। शुरुआत करते हैं। हेमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है दोस्तों। जो हेमेटोलॉजी का अध्ययन है वो किससे संबंधित है? वो दोस्तों ये संबंधित है आपका रक्त से। वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखना है। जो हेमेटोलॉजी का अध्ययन है रक्त से संबंधित है। एंड सेकंड क्वेश्चन, इसमें मार्फोलॉजी, जो मार्फोलॉजी है वो क्या है दोस्तों? आप देख सकते हो ए, बी, सी और डी ऑप्शन है इसमें। आप बता सकते हो क्या है मार्फोलॉजी एंड बताइए दोस्तों क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मार्फोलॉजी क्या है। ये जीव की आकृति और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है दोस्तों मार्फोलॉजी। ये क्या है? इसका आंसर सी है। और जीव की आकृति और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है मार्फोलॉजी। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाँ दोस्तों ऐसे बताओ, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? कमेंट करना दोस्तों, किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों सी। इसका आंसर है सी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। एंड सेकंड देखते हैं क्या होगा इसमें। और निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्न के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये पूछा गया है इसमें। आप बता सकते हो इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है दोस्तों ए, भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं इसे, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को। और सेकंड है दोस्तों, सेकंड पौधों में बीमारियों के अध्ययन को, पौधों में बीमारियों के अध्ययन को के नाम और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दोस्तों फाइटोपैथोलॉजी। उसे फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। फाइटोपैथोलॉजी। एंड सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान का अध्ययन किस शाखा के अंदर किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में क्या होता है? जीवित चीज़ों और मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सेकंड, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देख सकते हो इसका आंसर होगा बी, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी से संबंधित है दोस्तों इसका। बी इसका राइट आंसर है। एंड सेकंड,
निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है? मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है दोस्तों। ये आंसर है इसका आर्किनोलॉजी। आर्किनोलॉजी ए इसका राइट आंसर है। आर्किनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है दोस्तों। एंड सेकंड, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं दोस्तों। बी इसका राइट आंसर है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। एंड प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहते हैं? जो प्राचीन काल के विज्ञान जो साइंस है और जानवरों उनसे संबंधित उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? उनके अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान। सेकंड, ऑर्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित जुड़ा हुआ है दोस्तों? ऑर्कोलॉजी किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है सी, कैंसर से। ऑर्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। किस बीमारी का? कवक विज्ञान। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है दोस्तों? ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान में कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। एंड सेकंड, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। एंड माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है कवक। इसका भी आंसर कवक है। और उसके बाद ये भी माइकोलॉजी, ये भी माइकोलॉजी। हाँ, ऑर्नियोलॉजी का अध्ययन, ऑर्नियोलॉजी का अध्ययन किस में किया था? इसका आंसर है दोस्तों सपने। ऑर्नियोलॉजी का सपने का अध्ययन किया जाता है ऑर्नियोलॉजी में। सेरिकल्चर, ये आए हुए हैं दोस्तों, देख सकते हो NTPC, RRB, NTC, ग्रुप डी। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर है दोस्तों रेशम कीट पालन के अध्ययन से। रेशम कीट पालन के अध्ययन से सेरिकल्चर संबंधित है दोस्तों। एंड टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है दोस्तों। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी अध्ययन किया जाता है दोस्तों जैव विविधता का। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? किस कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका आंसर है डी, नाभिक को। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहते हैं दोस्तों। आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, नाभिक। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। एंड उसके बाद निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? निम्नलिखित में से ALP में आया हुआ है। किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों प्रोटीन कारखाना। किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं? डी, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं। और आत्मघाती की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा कोशिकांग पशु कोशिका में पाया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों
ए लाइजोसोम्स पशु कोशिका में पाया जाता है, सेंट्रोसोम्स और ये वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम्स। और ये है एक ऑप्शन इसमें। एंड जीव की मूलभूत इकाई क्या है? जीव की मूलभूत इकाई क्या है? इसका आंसर है दोस्तों कोशिका। जीव की मूलभूत इकाई है कोशिका। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका होती है एक पशु कोशिका की, एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? कौन सा है जो सबसे अधिक मात्रा में होता है अणु? इसका आंसर है दोस्तों ए जल। कोशिका में सबसे ज़्यादा होता है। सुमेलित करें दोस्तों, इसका सुमेलित करें। लाइसोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं और डीएनए को गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। पहले का लास्ट, लाइसोसोम को पहले का लास्ट इसमें से सी, और डीएनए का दूसरा और बी दूसरे का बी। सही है। और ये दोस्तों 20 का राइट आंसर है। और सेकंड, पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पौधे में पाए जाने वाला दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर होगा दोस्तों, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर बी एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन होता है नीला, बैंगनी, लाल फ्लोवोनाइड जिसकी उपस्थिति के कारण एंथ्रोसाइन। सेकेंड दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट है जो किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता और पादप कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? इसका आंसर है सी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? इसका आंसर है दोस्तों 1 यानी कि क्लोरोप्लास्ट। और ये पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? इसका आंसर है दोस्तों बी यानी सेलुलोज कहा जाता है पौधों में जटिल को। और उसके बाद ये रक्त एक प्रकार का उदाहरण है। मांसपेशी ऊतक है, उपकला ऊतक है, तंत्र के ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है। इसका आंसर है दोस्तों संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त और हड्डियाँ के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डियाँ ये संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। और हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा दोस्तों, त्वचा सबसे बड़ा है। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। वो है दोस्तों हड्डी, यानी कि हड्डी और ब्लड है वो एक संयोजी ऊतक है। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन है आज के लिए और फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन से कल दोस्तों। एंड अब आपसे विदा लेता हूँ। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों, अच्छा लगा हो तो आपको।